Morning students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video we have discussed about the Aufbau principle, Pauli exclusion principle and Hund's rules of maximum multiplicity. Now our next topic is electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो एक एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं या सब शेल्स है, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यानी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सिंपली हमें क्या करना होता है, जो हमने रूल्स पढ़े हैं, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, फिर aufbau प्रिंसिपल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है. यानी हम क्या करेंगे, aufbau प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो क्या करेंगे, बढ़ते हुए एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से, यानी पहले 1s को भरेंगे, फिर 2s को भरेंगे, फिर 3s, फिर 4s, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर इस सीक्वेंस में भरेंगे जो आपको सीक्वेंस लिखाया था मैंने, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल करके एक सीक्वेंस लिखाया था सब ऑर्बिटल्स का, तो वही उसी सीक्वेंस में भरेंगे. फिर हम क्या करेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एस के अंदर क्या आएंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एफ के अंदर कितने आएंगे, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे. फिर पहले एस को कंप्लीट, पहले 1s को कंप्लीट भरेंगे, जब 1s कंप्लीट भर जाएगा फिर 2s को भरेंगे, जब 2s कंप्लीट भर जाएगा फिर 2p को भरेंगे, फिर जब 2p कंप्लीट भर जाएगा फिर 3s को भरेंगे. यानी इसी सीक्वेंस में भरेंगे हम. जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये किस में जाएगा, केवल 1s1 में. फिर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे होते हैं, तो 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2. फिर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो किस में आएगा, 2s में, यानी 1s2 2s1. फिर बैरिलियम में बैरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 2s भी कंप्लीट फिल हो गया. फिर बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s भी कंप्लीट फिल हो जाएगा, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो किस में जाएगा, 2p1 में, तो 1s2 2s2 2p1. फिर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन में 7, 1s2 2s2 2p3. तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स के सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. जैसे ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5. अब कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं उनके देख लेते हैं. जैसे सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. वैनेडियम क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. लेकिन अगर हम देखते हैं क्रोमियम का केस, किसका, क्रोमियम का केस, तो क्रोमियम में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 होना चाहिए था. यानी अकॉर्डिंग टू aufbau प्रिंसिपल पहले हम 4s को कम्प्लीटली फिल करेंगे, उसके बाद 3d में जाएंगे. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d5, 4s1 3d5. फिर Fe का अगर हम देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. कॉपर का देखते हैं तो कॉपर में भी एक्सेप्शन आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. यानी 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रख के ही हम क्या कर देंगे, 3d को फिल कर देंगे. फिर ऐसे ही मोलिब्डेनम में होता है, मोलिब्डेनम में भी क्या होता है, इसमें भी एक्सेप्शन होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d5. यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 5s1 4d5. जब अकॉर्डिंग टू aufbau प्रिंसिपल पहले तो 5s कंप्लीट फिल होना चाहिए था, उसके बाद 4d में 1 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था. ऐसे ही अगर हम देखते हैं किसमें, गैडोलिनियम में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f7 5d1. यानी f बिना कंप्लीट हुए ही हम किस में चले गए, 5d में हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया. 64 होता है इसका एटॉमिक नंबर, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 4f1 5d 4f7 5d1. तो अब जो हमारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका रीज़न क्या होता है, इनका रीज़न होता है
एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स, यानी जो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल्स होती हैं उनका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो होती है इस एक्सेप्शन का रीज़न होती है। मतलब अगर हम पी के केस में देखते हैं, पी के केस में पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो ये तो फुल फील्ड पी है, और हाफ फील्ड क्या होगा P3। ऐसे ही अगर हम देखते हैं डी के केस में, डी में फुल फील्ड कितना होगा D10 और डी में हाफ फील्ड क्या होगा D5। ऐसे अगर हम एफ के केस में देखते हैं, एफ में फुल फील्ड क्या होगा F14 और हाफ फील्ड क्या होगा F7। यानी अगर ये केसेस आते हैं तो इन केसेस में क्या होता है, ये जो शेल होती है यानी P6 और P3 जो होगी P1 P2 P4 और P5 से ज़्यादा स्टेबल होंगी। ऐसे D10 और D5 क्या होगी, D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 D9 से ज़्यादा स्टेबल होंगी। यानी जो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड शेल्स सब शेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा स्टेबल होती हैं। किसकी वजह से, क्योंकि उनमें अभी उसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि फुल फील्ड और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है। तो अब हमें यहाँ से पता चला, जैसे इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में देखते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में हमें क्या लिखना चाहिए था अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, 4s2 3d5 क्या होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s2 3d5। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 3d5 जो होता है, सॉरी, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था 4s2 3d4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए था। तो 3d4 तो ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है, लेकिन 3d5 क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए थोड़ी स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए एस का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है 3d में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3d5 और ये क्या हो जाएगा 4s1, क्योंकि जो 3d5 है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसे ही कॉपर के केस में, कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s2 3d9 होना चाहिए था, 4s2 3d9 होना चाहिए था। लेकिन 3d9 ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, फुलफिल्ड नहीं होता, लेकिन 3d9 क्या होता है फुलफिल्ड होता है। तो ये फुलफिल्ड होने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसी वजह से क्या होता है S4s का इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 3d में जाता है, और ये स्टेबल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता है 4s1 3d10। ऐसे ही मोलिब्डेनम सेम मोलिब्डेनम में होता है, क्या होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 5s2 4d4 होना चाहिए था, लेकिन 4d5 ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड होने की वजह से, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 5s से किस में जाता है 4d में जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 5s1 4d5। सेम रीज़न किस में है गैडोलिनियम में, गैडोलिनियम में क्या है, इसमें भी क्या होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होना चाहिए था 6s2 4f8 6s2 4f8 होना चाहिए था, लेकिन 4f8 ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, लेकिन 4f7 क्या है हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर जाता है 5d में, यानी 4f का एक इलेक्ट्रॉन 5d में जंप कर जाता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो रीज़न समझ में आ गया हमें क्या, कि जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उनका रीज़न क्या है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड सबशेल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं रीज़न एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड सबशेल, यानी जो कम्प्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड सबशेल्स होती हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होती है। उनका रीज़न क्या होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड सबशेल। यानी पहला क्या होगा, जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड सबशेल्स है उनमें सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर हम डी की बात करते हैं, अगर हम D5 ले रहे हैं तो D5 में क्या होगा, डी में 5 डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5, तो पाँचों में क्या होगा एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तब सिमेट्रिकल होगा, या अगर ये D10 होगा ये तब सिमेट्रिकल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो या तो ये फुल फील्ड में ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर ये हाफ फील्ड में ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या है सिमेट्रिकल है। यानी अगर मैं D8 लेता हूँ तो D8 क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑर्बिटल्स में क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। जबकि D5 और D10 क्या है, इसके हर एक ऑर्बिटल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे हैं सिमेट्रिकल हैं, तो ये क्या होते हैं सिमेट्री की वजह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरा रीज़न क्या होता है द एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन विद सिमिलर स्पिन इन डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स एक्सचेंज देयर पोजीशन, जो उसको बोलते हैं क्या एक्सचेंज एनर्जी।
एक्सचेंज एनर्जी की वजह से क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, सिमिलर स्पिन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, सिमिलर स्पिन के 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल में यानी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है ऐसे। लेकिन अगर मैं D8 में देखता हूँ तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं कर सकते, केवल ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। तो जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड होते हैं उनमें क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उनकी एक्सचेंज जो होती है उनमें ज़्यादा हो सकते हैं, यानी उनकी एक्सचेंज एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी उनकी एक्सचेंज एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी लूज हो जाती है, जिससे भी क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। और ये फुल फील्ड और हाफ फील्ड के केस में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दो रीज़न की वजह से, यानी फर्स्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड सबशेल, और दूसरा मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी इन फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड सबशेल्स, इन दो रीज़न की वजह से जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड सबशेल्स होती हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम NCERT exercise of chapter